बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। आधार को संवैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ, लोकसभा में पारित हुआ बिल। विपक्ष ने जताई बायोमेट्रिक जानकारी के गलत इस्तेमाल की आशंका। आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की रफ्तार बनाए रखने पर वित्त मंत्री का जोर। एडवांसिंग एशिया सम्मेलन में कहा, मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन। विश्वविद्यालयों में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आरएसएस की मांग। कहा, समाज को तोड़ने वालों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नागौर में 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। जेएनयू में कन्हैया कुमार समेत 8 छात्रों का निलंबन वापस। जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। वाइस चांसलर लेंगे क्लीन चिट पर अंतिम फैसला। और T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम रवाना। दुबई के रास्ते पहुंचेगी भारत। ईडन गार्डन में 19 मार्च को मैच। आधार को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक कल लोकसभा से पारित हो गया। विपक्षी दलों ने इसे धन विधेयक यानी मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई और स्थायी समिति को भेजने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में नागरिकों की निजता की पूरी हिफाजत की गई है। The question is that the bill be passed. Those in favor में से आए। लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश आधार बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक में आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने इसे धन विधेयक बनाने का भी बचाव किया। Honorable predecessor speakers have taken a view that machinery is incidentally created. The principal purpose is the spending of the money and the targeting of that money in a particular manner. So it doesn't lose its character as a money bill. विधेयक में सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी या सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने चिंता जताई कि आधार कार्ड में दर्ज लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। Only this card is not for identification, but it is also for other things. So many personal information you have to give. So therefore, what harm is there if you refer it to the standing committee? I oppose the Aadhaar bill. I do not support the collection of such sensitive data from individuals of this nation. We are a multicultural, multilingual state. We have a plethora of cards that we can rely on. सरकार को उम्मीद है कि बिल के कानून बनने से भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी का पैसा सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है, इसलिए इसे धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर चर्चा करके बिल नहीं लौटाती है तो इसे मंजूर मान लिया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिए किया जा रहा है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर के पहले दिन सत्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दुनिया आर्थिक मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारत आर्थिक क्षेत्रों से सुधारों की रफ्तार को बनाए रखे। I think what the challenge before us really is how to keep the reform momentum on one hand, take the best advantage of the areas where we are doing reasonably well, and then putting a large part of our national resource in areas where we are lacking. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन शिरकत की। प्रधानमंत्री ने आयोजन को कला का कुंभ करार देते हुए कहा कि इससे भारत की दुनिया में अलग पहचान बनी है। हालांकि अचानक हुई बारिश ने यहां आने वाले देशी विदेशी आगंतुकों को कुछ परेशान भी कर दिया। यमुना नदी के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक नृत्य के साथ हुई।
प्रधानमंत्री ने यहां जमा हुए श्री श्री रविशंकर के देसी और विदेशी प्रशंसकों को संबोधित भी किया। जहां पर राजशक्ति और राजसत्ता की पहुंच नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। श्री श्री रविशंकर ने भी 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बारिश ने लोगों को परेशानी में भी डाल दिया, लेकिन देश विदेश से आए लोग इससे बेपरवाह दिखे। It's very great, so we are feeling the best. It's the best place in the world. I don't think humanity is possible to arrange better than this. The rain has spoiled the game, but it's nobody's fault. ये समारोह 11 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन यमुना खादर इलाके में हो रहे इस समारोह को लेकर एनजीटी से लेकर कई दलों के सांसद आपत्ति जता चुके हैं। श्री श्री की संस्था ने एनजीटी की तरफ से लगाए गए जुर्माने में से 25 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे विश्व संस्कृति महोत्सव शुरू हो गया है। कल इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद इसकी इजाजत दी। 5 करोड़ रुपए में से बाकी राशि 3 हफ्ते में जमा कराने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मामले को उठाया और सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाया। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 25 लाख रुपए जमा करने और 4 करोड़ 75 लाख रुपए अगले 3 हफ्ते में देने पर हामी भरने के बाद एनजीटी ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की इजाजत दे दी। एनजीटी ने जुर्माना नहीं देने पर आर्ट ऑफ लिविंग को पर्यटन मंत्रालय की ओर से मिलने वाली बाकी आर्थिक मदद रोकने की बात कही। साथ ही इस मामले में संबंधित सरकारी एजेंसियों से 4 अप्रैल से पहले रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कोर्ट के सामने इन्होंने खुद बोले कि ये पेमेंट करेंगे, उसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कोर्ट के सामने कि ये जो 5 करोड़ है वो पे करेंगे और उसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए 25 लाख रुपए जो है आज वो डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा था कि वो इतनी बड़ी राशि का जुर्माना एक साथ नहीं भर सकते और इसके लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने प्रदूषण के बावजूद उसने यमुना को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एनजीटी ने उसे विवाद का मुद्दा बनाने पर आर्ट ऑफ लिविंग से नाराजगी भी जताई। एजेंसीज के ऊपर सबसे पहले ये क्या है कि अभी भी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट्स है अथॉरिटीज़ है उनको इंश्योर करना है कि जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं कानून के अंतर्गत वो सब अभी भी इन प्लेस होना चाहिए और उसके साथ ही इवेंट आगे बढ़ सकता है। राज्यसभा में भी श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मामला उठा। सीपीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये जो स्टेज है खराब, पहले ये बात हम डिस्कस कर दिया। कह रहा है आपके इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वहाँ बड़ा हादसा होगा। श्री श्री रविशंकर इवेंट, दिस इज अ कंप्लीट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री श्री रविशंकर का बचाव किया है। श्री श्री रविशंकर जी को लेकर विवाद खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं है, वो तो विवादों का समाधान करते हैं। इससे पहले एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को शुक्रवार तक जुर्माने की 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करने को कहा था। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शुक्रवार से रविवार तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रविंद्र सिंह चौहान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। संसद में लगातार दूसरे दिन उद्योगपति विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मामला गूंजा। कांग्रेस ने सीबीआई पर माल्या के खिलाफ नोटिस बदलने का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई ने कहा कि लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ था। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने माल्या को समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मामला फिर उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लुकआउट नोटिस जारी कर माल्या को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 महीने के बाद ही इसे इंफॉर्मेशन नोटिस में बदल दिया गया, यानी माल्या के देश से बाहर जाने पर महज सूचना देने को कहा गया। What made the government
the CBI to change its original order of 16 October on 15th of November, and what were the reasons when Mrs. Pillay was not allowed, but on the same grounds the government has said that since there was no court order we could not allow her. Okay. कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि माल्या को क्वात्रो की जैसी छूट नहीं मिलने वाली। देश को वापस लौटाया जाएगा, हम उसको कतरौची की तरह कंसेशन देने वाले नहीं है। इसलिए अगर उनका इस तरह का अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर अगर कोई बात कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने कतरौची को दी थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को IDBI से मिले 900 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में माल्या को समन भेजा है। वहीं एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी A रघुनाथन से शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की। ईडी ने बैंक के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी समन भेजा है। इसमें बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल भी हैं। इनसे निजी संपत्ति और आयकर रिटर्न के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है। CBI की FIR के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। FIR में आरोप है कि IDBI बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया। इस बीच विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि वो भगोड़े नहीं हैं। विदेश जाने पर उन्होंने कहा कि वो कारोबारी हैं और बाहर आना जाना लगा रहता है। विजय माल्या की कंपनियों पर SBI समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे। वो पटना हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने के मौके पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो वैशाली जिले के हाजीपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी पर बने दीघा रेल पुल और मुंगेर रेल पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राजेंद्र पुल मोकामा के पास अतिरिक्त रेल पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब में पार्टी की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब को लेकर आज बुलाई गई बैठक में पार्टी के आला नेताओं के अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद होंगे। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल बीजेपी गठबंधन के अलावा पार्टी को आम आदमी पार्टी की चुनौती का सामना करना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी आक्रामक प्रचार योजना और कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं में पैठ बनाने में लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने JNU में लगे राष्ट्र विरोधी नारों की निंदा की है। साथ ही कहा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। RSS ने उम्मीद जाहिर की कि केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान देंगी। साथ ही इससे सख्ती से निपटने की बात कही गई है। ऐसे तत्वों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने पर भी RSS ने चिंता जताई है। राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान ये चिंता जताई गई। प्रतिनिधि सभा में देश भर के करीब 1300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। JNU प्रशासन ने बीती 9 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विवादित कार्यक्रम के सिलसिले में निलंबित छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 8 छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि निलंबन करने का मतलब ये नहीं कि उसने छात्रों को क्लीन चिट दे दी है। प्रशासन ने कहा कि कुलपति की तरफ से रिपोर्ट के परीक्षण के बाद ही इस बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। 9 फरवरी को आयोजित विवादित कार्यक्रम के एक दिन बाद यानी 10 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च स्तरीय समिति गठित करके मामले की जांच करने के लिए कहा था। खबरें जारी हैं, एक छोटा सा ब्रेक। आज हमारे साथ एस मोहिंदर, जो कि एक बहुत ही मशहूर संगीतकार एक दौर के रहे हैं। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ खिंचार देंगे, आंसू है उनके
मैं गुजरात ज़माना गा रहा था, जितनी पब्लिक बैठी थी 1000-2000 के करीब लोग होंगे वहाँ, साथ गा रहे थे। तो मैं गाते गाते चुप हो गया, तो पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, पूरा अंतरा गा गया सारा। नमस्कार, मैं हूँ एस महिंदर, मुझसे मिलिए, प्रोग्राम गुफ्तगू में। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के कांकेर में नक्सली मुठभेड़ की खबर है, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 घायल हैं। मुठभेड़ आज तड़के हुई और जवानों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बस्तर जिले में कल 56 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की, ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है। समर्पण करने वालों में 17 ओडिशा के नक्सली भी शामिल हैं। इन्होंने बस्तर में वारदातों को अंजाम दिया था। इन 56 नक्सलियों पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम था। समर्पण करने वाले नक्सलियों से 11 राशन कार्ड, 46 आधार कार्ड, 36 मतदाता परिचय पत्र और 5 बैंक पासबुक मिली हैं। इससे पहले राज्य के नक्सल पीड़ित कोंडागांव में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बस्तर जिले में अब तक कुल 182 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर अपराधों को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है। दिल्ली में एसोचैम के कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि युवाओं को गुमराह करने और अपराध की दुनिया में धकेलने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों में सबसे बड़ी चुनौती दोषियों को सजा दिलाने की होती है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जानकारों की एक समिति का भी गठन किया गया है, जो इसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। इस समिति ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की भी सिफारिश की है। टीडीपी तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को अदालत में चुनौती देगी, जिसमें उसके 12 विधायकों को सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल होने को मान्यता दी गई। टीडीपी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। तेलंगाना में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी टीडीपी को तगड़ा झटका लगा, जब उसके 12 विधायक राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल हो गए। 2014 के चुनाव में टीडीपी के टिकट पर 15 विधायक जीते थे, लेकिन अब टीडीपी विधायकों की तादाद 3 रह गई है। पिछले महीने 10 टीडीपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से टीआरएस में विलय करने की गुजारिश की थी, जबकि पिछले कुछ दिनों में टीडीपी के 2 और विधायक इस गुट में शामिल हो गए, जिन्हें पार्टी में अनुशासनहीनता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को निलंबित कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते वक्त सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार आगे भी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सत्ता में आने से पहले राज्य कर्ज में डूबा था और उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के जरिए से उबारा है। बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उद्योग और लोगों के लिए बेहतर योजना बनाने का वादा किया गया। उन्होंने 100% घरों में 2 महीने में बिजली पहुंचाने का वादा किया और वोट के लिए सस्ती राजनीति का सहारा लेने से इनकार किया। असम में पहले दौर की 65 सीटों पर और पश्चिम बंगाल के 18 विधानसभा सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इस दौर के लिए उम्मीदवार 18 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 19 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 4 अप्रैल को मतदान होगा। असम में पहले दौर के दिग्गज उम्मीदवारों की अगर बात करें तो तीताबोर सीट से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की माजुली सीट शामिल है।
सीपीआई असम विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। असम में 59 सीटों पर वाम मोर्चा अपने उम्मीदवार उतार रही है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 4 और 11 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। असम में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजयकांत की पार्टी डीएमडीके अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि गठबंधन को लेकर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन वो राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। डीएमडीके ने काफी इंतजार के बाद इस बात की घोषणा की है। हालांकि गठबंधन के मसले पर राज्य में कई दलों ने पार्टी प्रमुख विजयकांत से बात की थी। तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन के बारे में डीएमडीके ने कहा था कि अगर विजयकांत चाहें तो उनकी पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। दूसरे दलों से मिले गठबंधन के प्रस्ताव पर विजयकांत ने उनका आभार जताया है। राज्य में 16 मई को वोट डाले जाएंगे। गुजरात के काकरापार परमाणु बिजली घर में रिसाव की खबर के बाद इसकी एक इकाई को बंद कर दिया गया है। ये रिसाव प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक किसी तरह के रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर परमाणु संयंत्र और आसपास के इलाकों में आपात सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। संयंत्र प्रबंधन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जरूरत के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। संयंत्र परिसर और बाहर रेडिएशन स्तर सामान्य है। KAPS-1 के प्राइमरी हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लीकेज की वजह से KAPS-1 न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन किया गया है और प्लांट और उसके आसपास में जो रेडियोएक्टिविटी और रेडिएशन लेवल है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो गई है। टीम आबू धाबी के रास्ते भारत पहुंचेगी। सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद कल पाकिस्तान सरकार ने टीम को भारत जाने की मंजूरी दे दी थी। कोलकाता के ईडन गार्डन में दोनों टीमों के बीच 19 मार्च को मुकाबला होना है। इससे पहले ये मैच हिमाचल की धर्मशाला में होने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसे कोलकाता में करने का फैसला लिया गया। दक्षिण सूडान में सैनिकों को वेतन के बदले दुष्कर्म की छूट दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून समेत दुनिया भर के देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। सूडान में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म पर संयुक्त राष्ट्र ने सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण सूडान के सरकार समर्थित सैनिकों को वेतन के बदले दुष्कर्म और कई तरह के दिल दहला देने वाले अमानवीय अत्याचार करने की पूरी छूट है। The key findings are that crimes against humanity and war crimes have continued into 2015, and they have predominantly been perpetrated by the government. रिपोर्ट के जारी होने के बाद दुनिया भर में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। The situation is extremely serious. Tens of thousands children's lives are at risk, and there is a need for a similar and increasing level of commitment in a place that we start describing as a forgotten emergency. It's been a problem for a while, yes, and seems to have risen again. There was 3 or 4 years ago there was activity of the LRA in the Congo, northern Congo. रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी सूडान के यूनिटी राज्य में पिछले साल 1300 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि दक्षिणी सूडान की सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि इस मामले में जांच हो रही है। दक्षिणी सूडान दिसंबर 2013 से गृह युद्ध की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ISIS के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें आतंकी संगठन के कई ऐसे ठिकाने बर्बाद हो गए हैं जहां रासायनिक हथियारों को छुपा कर रखा गया था। पेंटागन के प्रेस सचिव ने बताया कि ये कार्रवाई आतंकी सुलेमान दाऊद से मिली जानकारी के बाद दी गई थी। ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अमेरिका और उसके साथी देशों ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के रासायनिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में IS के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं, जिसे इस लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। We're confident that the strikes that have been conducted have disrupted and degraded their chemical weapons capabilities. I'm not going to say that we've knocked it out in full
but we feel confident that we've made a difference with regard to that. हमले में कुल 17 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें इराक के 5 शहरों में आईएस के 11 और सीरिया के 6 अड्डे शामिल हैं। अमेरिका को इन ठिकानों की जानकारी कुख्यात आतंकी सुलेमान दाऊद अल बकर से हासिल हुई थी। सुलेमान दाऊद रासायनिक हथियारों का विशेषज्ञ है और आईएस के लिए काम कर चुका है। उसी की निशानदेही पर ये हमला किया गया। सुलेमान दाऊद फरवरी में अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ा था। In February, coalition forces captured Suleiman Dawood al-Bakr, aka Abu Dawood, ISIL's emir of chemical and traditional weapons manufacturing, during an operation in Iraq. His capture removed a key ISIL leader from the battlefield and provided the coalition with important information about ISIL's chemical weapons capabilities. आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ जंग में दाऊद की गिरफ्तारी अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए वरदान साबित हुई। टास्क फोर्स की शुरुआती पूछताछ के बाद सुलेमान को सुरक्षा बलों की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आधार को संवैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ, लोकसभा में पारित हुआ बिल। विपक्ष ने जताई बायोमेट्रिक जानकारी के गलत इस्तेमाल की आशंका। आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की रफ्तार बनाए रखने पर वित्त मंत्री का जोर। एडवांसिंग एशिया सम्मेलन में कहा, भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत। आईएम प्रमुख ने की आधार योजना की तारीफ। विश्वविद्यालयों में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आरएसएस की मांग। कहा, समाज को तोड़ने वालों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नागौर में 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। जेएनयू में कन्हैया कुमार समेत 8 छात्रों का निलंबन वापस। जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। वाइस चांसलर लेंगे क्लीन चिट पर अंतिम फैसला। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम रवाना। दुबई के रास्ते पहुंचेगी भारत। ईडन गार्डन में 19 मार्च को मैच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।